देखो सोनम, तुम चिंता मत करो। मैं गाड़ी का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। गाड़ी जरूर मिल जाएगी। अरे यहाँ दिन में भी कोई गाड़ी इतनी जल्दी मिल जाए तो बहुत है। फिर रात में तो तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो। मेरा दर्द बहुत बढ़ते जा रहा है। ध्रुव बेटा, शायद गाड़ी नहीं मिल पाएगी। एक काम करती हूँ, मेरे घर पर मैंने एक लेप बना कर रखा है। वो लेप मोच आने पर लगाया जाता है। मैं अभी वो लेप लेकर आती हूँ। ठीक है काकी। फिर इंदिरा अपने घर से वो लेप लेकर आती है और सोनम के पैर पर लगाती है, जिसके कुछ ही देर बाद सोनम को थोड़ी राहत मिलती है। देखा ना माँ जी, आज क्या हुआ मेरे साथ। अरे आज के इस हादसे से तो अपनी सोच में कुछ बदलाव लाओ। पहाड़ों की हवा, पहाड़ों का ये और पहाड़ों का वो। अगर कल को मैं मर भी जाऊं तो आप लोग तो यही बोलोगे कि पहाड़ों की हवा के कारण मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। क्यों? सही कहा ना मैंने? बहू, अरे ये तो कैसी बेतुकी बातें कर रही है। हाँ सोनम, अरे इतना क्यों तिलमिला रही हो? अगर समस्या आती है तो ऐसे चिड़चिड़ करने की जगह उसका समाधान ढूंढना चाहिए। अब देखो, जैसे कि मैंने ये लेप बनाकर रखा है। अब मैं भी तो पहाड़ों में ही रहती हूँ ना, तो मुझे पता है कि यहाँ पर शाम के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। इसीलिए मैं सारा सामान पहले से ही लेकर आती हूँ। मेरे पास तो घर पर हर प्रकार की दवाइयाँ हैं और काफी सारे लेप भी बना के रखे हैं मैंने। देखा सोनम, काकी ने कैसे पहले से ही सब कुछ बना के रखा है और आज इन्हीं की वजह से तुम्हें इतनी राहत मिल पा रही है। और सोनम बेटा, अब तो तुम यहीं पे रहने वाली हो, इसीलिए तुम्हें समस्याओं को देखकर इस तरह से गुस्सा करने की जगह उनका समाधान ढूंढना चाहिए, वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ती जाएगी। जी काकी जी, ठीक है। सोनम इंदिरा की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। फिर अगले दिन इंदिरा की बहू आशी उससे मिलने आती है। अरे तुम तो इंदिरा काकी की बहू हो ना? हाँ सोनम, मैं आशी हूँ। मैं 2 दिन के लिए अपने मायके गई थी और जब आज सुबह वापस आई तो तुम्हारे पैर में लगे चोट के बारे में पता चला। इसीलिए मैं तुरंत तुमसे मिलने चली आई। अरे वाह, कितनी प्यारी हो तुम। हमने तो एक बार भी कभी बात नहीं की, फिर भी तुम मेरे बारे में सुनकर चली आई मुझे देखने। अरे कोई बात नहीं सोनम, ये लो, ये गुलाब का छोटा सा गुलदस्ता। ये गुलाब मेरे बगीचे के गुलाब है और उनसे ही मैंने तुम्हारे लिए ये छोटा सा गुलदस्ता बनाया है। और ये गर्मा गर्म हलवा, इसे खाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, क्या बात है आशी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे ये हलवा। ठीक है सोनम। फिर आशी और सोनम दोनों साथ बैठकर हलवा खाती हैं और एक दूसरे से ढेरों बातें करती हैं। अच्छा, तो तुमने इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की है? मैंने भी मास्टर्स किया है अपनी आर्ट फील्ड में। क्या? अरे मुझे तो ये लगा था कि गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन तुम तो बहुत समझदार हो। देखो सोनम, जरूरी नहीं कि हमें जैसा लगता है सब कुछ वैसा ही हो। यहाँ पहाड़ों में हर जगह कहीं पर भी तुम्हें मेरे जैसे ही लोग मिलेंगे। पहाड़ गांव जरूर है, लेकिन प्रगति तो यहाँ पर भी होती आ रही है। हाँ आशी, मैं समझ गई। और ये हलवा वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना है। कसम से मैंने आज तक इतना अच्छा हलवा कभी नहीं खाया। अरे ये तुम क्या कह रही हो? सच में? हाँ यार। और बताओ, तुम्हारा मायका यहाँ से कितनी दूर है? आशी और सोनम की बातें कई देर तक चलती है और उसके जाने के बाद सोनम को बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, इस खड़ूस से चेहरे पर आज इतनी अच्छी मुस्कान। ये कैसा जादू बिछाकर चली गई आशी। लगता है इसे जीवन में पहली बार आशी जैसी इतनी अच्छी सहेली मिली है। चलो जो भी हो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद सोनम अब अच्छे से चल फिर पाती है। ये लो सोनम, आज मैंने तुम्हारे लिए खास मार्केट के रोड से ये मोमोज लाए हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वही तुमने छीन ली है मुझसे। मेरा शहर, मेरा सुकून। और अब ये छोटी छोटी चीजें देकर तुम मुझे खुश करना चाह रहे हो। जाने दे बेटा, इस सड़ू को तो ये क्यों दे रहा है। ला,
मुझे दे दे मोमोज, मैं ही खा लेती हूँ इन्हें आज। अरे, ऐसे कैसे आप ठूस लोगी? अब जब मेरे पति ने इतने प्यार से लाया ही है तो खा लूंगी मैं। तू और तेरा ये दोगलापन कभी खत्म नहीं होगा। ये ले, और कल से जरा काम पे ध्यान दे। अब तक तूने बहुत आराम कर लिया। क्या? अरे, आपको दिखाई नहीं देता क्या? अब भी मेरा पैर ठंड के कारण दर्द करता है। आखिर इतनी बुज़दिल कैसे हो सकती हो आप? हाँ, हूं मैं बुज़दिल, लेकिन तुझे कल से सारा काम करना ही होगा। ये सब तेरा नाटक है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। फिर सोनम परेशान होकर रात में अपनी माँ रोमिला को कॉल करके सब कुछ बताती है। हाँ माँ, अब बस बहुत हो गया। अब मुझे यहाँ पर और नहीं रहना है। यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है माँ, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। खामोखा आ गई मैं यहाँ पर। बस दिन भर घर में ही रहना पड़ता है, कहीं जा भी नहीं सकती, और ऐसे में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता माँ। ऐसा मत बोल बेटा, वो तेरा ससुराल है, और ससुराल में तो रहना ही पड़ता है ना, फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। अरे माँ, आज तो मुझे मोच लगी है। कल को अगर पहाड़ों से मैं नीचे गिर गई और सीधा टपक गई तो? ना बाबा ना, मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए। अरे, इससे अच्छा तो शहर है। मुझे कुछ नहीं पता माँ, मैं आ रही हूँ वहां पर। मुझसे अब ये सब सहन नहीं होता माँ। देख सोनम बेटा, बच्चों की तरह जिद मत कर। एक बार मैंने कह दिया ना कि तू नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती। कुछ दिनों का तो समझ में आ जाता है, लेकिन हमेशा के लिए हम तुझे यहाँ पर नहीं रख सकते। हमें अपनी नाक नहीं कटवानी। लेकिन माँ। बस, अब इस बात पर और बहस मुझे नहीं चाहिए। तेरा ससुराल चाहे पहाड़ों में हो या जंगल में हो, तुझे कैसे भी करके वही रहना होगा। अरे, अपने आप को तू वहां पर सामना करने का मौका ही नहीं देगी तो तुझे कैसे पता चलेगा कि वो जगह कैसी है। पहले दिन से ही तू वहां के बारे में कितने गलत ख्याल रखती आ रही है। इसे कैसे चलेगा बेटा? ठीक है माँ, अगर आपको मुझे नहीं बुलाना तो मत बुला। मुझे भी आपसे अब कोई बात नहीं करनी। बाय। सोनम गुस्सा होकर रोमिला का कॉल कट कर देती है, और अब वो ये बात उपासना और ध्रुव को बताती है। हाँ, तो क्या गलत कहा रोमिला बहन ने? अरे, कोई अपनी इज्जत क्यों गवाएगा? तुझे तो हमारी और अपने मायके वालों की इज्जत की कुछ पड़ी ही नहीं है, बस अपना ही सुख दिखता है। हाँ, तो मैं मेरा सुख क्यों नहीं देखूंगी माँ जी? अब मुझे यहाँ पर और दुखी नहीं रहना है। लेकिन सोनम, हम तो अभी अभी यहाँ पर आए हैं। अच्छे से इस जगह को तो देखो, घूमो फिरो, तभी जाकर तुम्हें इस जगह से लगाव होगा। लेकिन तुम तो वो भी नहीं कर रही, बस घर में ही पड़ी रहती हो। अगर इतना ही है तो तुम ही लेकर चलो ना मुझे घूमने। क्यों? अब तुम्हारी बोलते क्यों बंद पड़ गई? जब तुम शाम में ऑफिस से आते हो तब तक तो यहाँ पर सब कुछ बंद हो जाता है। कहाँ से घूमने जाएंगे हम? और बात करते हो। ध्रुव बेटा, मैंने तुझसे 1000 बार कहा है, इसे समझाने में हमारी ही मूर्खता है। अरे, इसे अपने हाल पर छोड़ दे। देख बहू, तुझे यहाँ पर रहना है तो रह, वरना चली जा यहाँ से। अब तक तेरा नाटक बहुत हो गया, और ये बेवकूफ है एक नंबर की। फिर एक रात जब सोनम खाना बनाने जाती है तो तेल को खत्म हुए देखकर वो परेशान हो जाती है। क्या कहा? तेल नहीं है? हाँ ध्रुव, अब बिना तेल के मैं सब्जी कैसे बनाऊंगी? अरे, सुबह ही मैंने इससे कहा था कि मार्केट के इलाके में जाकर सामान लेकर आ, लेकिन नहीं, इसने मेरी एक नहीं सुनी। अरे, इससे तो बस यहाँ पर ना रहने के कारण बताने को कह दो। ये नालायक तो उसी में माहिर है। लेकिन माँ जी, आज बाहर कुछ ज्यादा ही ठंड थी, इसीलिए मैं नहीं गई। और इतना ही था तो आप ही लेकर आती ना। आप भी तो आज इंदिरा काकी के साथ बाहर गई थी ना। मुझसे जबान मत लड़ा बहू। मैं और इंदिरा बहन आज मंदिर गए थे, जो बाजार के इलाके से काफी दूर था। देखा, अगर हम इस समय शहर में होते तो फौरन 10 मिनट के अंदर ऑनलाइन डिलीवरी के द्वारा तेल मंगवा लेती मैं। देखो सोनम, मैं कल ही राशन भरने के लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा। एक साथ सारा राशन भर लो। एक काम कर बहू, अभी के लिए जाकर आशीष से तेल लेकर आ। क्या कहा?
लेकिन माँ जी, वो हमें तेल कैसे देगी? उनके पास भी तो होना चाहिए ना उतना तेल। शहरों में लोगों के पास इतनी सुविधाएं होने के बाद भी लोग हमें एक भी चीज इतनी जल्दी नहीं देते थे। फिर यहाँ पर तो इतनी सुविधाएं भी नहीं होती हैं। तो फिर ऐसे में वो लोग हमारी मदद कैसे कर पाएंगे? तू ज्यादा पंचायत मत कर बहू, और जल्दी जा। मुझे इंदिरा बहन और उनकी बहू पर पूरा विश्वास है। वो लोग बहुत समझदार लोग हैं। सारी व्यवस्थाएं वो पहले ही करके रखते हैं। फिर सोनम आशी के पास जाती है और वो उससे तेल मांगती है और आशी उसे खुशी खुशी कटोरी भरकर तेल भी देती है। शुक्रिया आशी। अरे सोनम, इसमें कैसा शुक्रिया? आओ, अब जब तुम आ ही गई हो तो खाना भी खाकर जाओ। हमने खाना लगा दिया है। आज तो तुम्हारे भैया किसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव गए हैं और वो तो सीधे कल सुबह ही आएंगे। इसीलिए आज तो बस मैं और माँ जी ही है खाने पर। अरे नहीं आशी, पूछने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस वक्त बहुत जल्दबाजी में हूँ। हमारे घर पर तो अब तक खाना बना भी नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी जाकर खाना बनाना है। एक काम करते हैं ना, कल तुम खाली हो तो हम दोनों बाहर चलते हैं ना, थोड़ा घूम फिर कर आएंगे। क्यों, क्या कहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। कल मैं सारे काम जल्दी ही निपटा लूंगी, जिसके बाद हम दोनों बेफिक्र होकर घूमेंगे। ठीक है, तो फिर तय रहा। फिर अगले दिन सोनम और आशी दोनों पहाड़ों में घूमने जाती हैं और वो दोनों साथ में खूब अच्छा समय बिताती हैं। सोनम को मानो पहली बार किसी के साथ घूमकर इतना अच्छा लगता है। फिर घर लौटने पर, अरे यार, मैं दिन भर तुम्हारे साथ घूमती रही, लेकिन हम दोनों ने साथ में एक भी फोटो नहीं खींची। क्योंकि हम घूमने फिरने में इतने मगनजो हो गए थे, और ऐसे ही होना चाहिए। माना कि तस्वीरें खींचने से यादें बन जाती हैं, लेकिन यादें तो दिल में भी रहती है ना। आजकल के जमाने में हर कोई बस इधर उधर जाकर तस्वीरें खींचते रहता है और उस जगह का असली आनंद लेना भूल ही जाता है। हाँ आशी, शायद तुमने सही कहा, और इसीलिए आज मुझे इतनी खुशी मिल रही है। लेकिन ये जगह तो बस घूमने के ही लायक है, रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। नहीं सोनम, ऐसा नहीं है। जगह को रहने लायक हमारी सोच और वहां के लोग बनाते हैं। अगर तुम अपने मन और दिमाग में बुरी सोच ही रखोगी तो तुम सब कुछ बुरे नजरिए से ही देखोगी। तुम्हें अच्छाई दिखेगी ही नहीं। इसीलिए अपनी सोच को भी अच्छा रखना बहुत जरूरी है। खैर, बहुत देर हो चुकी है। हमारे घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे और शाम के खाने की तैयारियां भी तो करनी है। चलो, फिर मिलते हैं। हाँ आशी, बाय। फिर एक सुबह सोनम खुद को आईने में देखकर बहुत खुश हो जाती है। क्या बात है, मेरे चेहरे पर तो अलग ही निखार आया हुआ है। अरे ये सब मेरे प्यार के कारण ही तो हुआ है। अरे चुप रहो, सुबह सुबह ऐसे फालतू की मजाक मत किया करो मेरे साथ। ये सब यहाँ की हवा के कारण ही हुआ है। आशी सही कह रही थी, यहाँ रहकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ की हवा ही एक प्रकार से ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करती है। जब मैं शहर में रहती थी तभी मैं हर 15 दिन में बीमार पड़ती थी, कभी एसिडिटी के कारण तो कभी किसी और कारण से। लेकिन यहाँ आने के बाद अब 1 महीना होने को आया है, लेकिन मैं बीमार ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब तुम यहाँ रहने के लिए राजी हो गई हो ना? अरे राजी होए मेरी चुत्ती, मैं तो बस बीमार नहीं हुई, लेकिन उस दिन मोच तो आ गई थी ना। ये पहाड़ वहाड़ मेरे बस की बात तो नहीं है बाबा। माँ ने मना कर दिया तो क्या हुआ, मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी, देखना तुम। फिर एक रोज अचानक से सोनम गायब हो जाती है और वो शाम तक लौटती ही नहीं। क्या हुआ ध्रुव बेटा, तूने रोमिला बहन को फोन किया क्या? वो मायके तो नहीं चली गई? अरे नहीं माँ, मम्मी जी ने कहा कि उन्हें सोनम का कॉल ही नहीं आया, और आज पहाड़ों में मौसम खराब होने के कारण शहर जाने वाली सारी बसेस और बाकी की गाड़ियां बंद है। तो आखिर ये सोनम कहाँ जा सकती है? सोनम को लेकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
फिर प्रिया वंदना को कॉल करके अंजलि की हरकतों के बारे में बता देती है। तभी, हे भगवान, मुझे तो ये अंजलि शुरुआत से ही सही नहीं लगी। शादी के पहले भी ये तेरी जिंदगी में ऐसे ही दखल देती थी। तूने जो किया वही करेगी। तू जो भी करती थी वो भी वही किया करती थी, और जो भी खरीदारी करती थी उसे भी वही खरीदना होता था। और अब ये सब। मन तो करता है कि उसे कॉल करके खूब सुनाऊं। हाँ माँ, मन तो मेरा भी वही कर रहा है, लेकिन क्या करूं? मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ। पर अब मैं उससे बातचीत ही कम करने वाली हूँ, जिसके चलते वो मेरी जिंदगी में और मेरे ससुराल में बार बार अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। तू उसे जितना नजरअंदाज करेगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। वो लड़की तो एकदम नालायक और नासमझ है। अरे उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो तेरा ससुराल है। हाँ माँ, और अब मैं भी उसके नखरे और बर्दाश्त नहीं करने वाली। फिर प्रिया अंजलि के कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना ही बंद कर देती है। अरे, ये प्रिया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही, ना ही मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है। वैसे तो वो मेरे मैसेजेस का 1 से 2 घंटे में ही रिप्लाई कर देती है, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो गया है। ऐसे ही 2 से 3 दिन तक चलता रहता है। फिर उसके बाद में, अरे प्रिया, तुम उसके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही, ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर और 2 से 3 दिन तक तुमने ऐसे ही किया तो वो कहीं फिर से यहाँ पर ना आ जाए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं सागर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उससे बात करो, लेकिन दूरी भी बना कर रखो। हाँ सागर, तुम्हारी बात एकदम बराबर है। फिर प्रिया अगले दिन अंजलि का कॉल उठा लेती है। हाँ अंजलि, बोलना, कैसी है तू? तू तो मेरा छोड़ ही दे बहन। तू बता, तू कैसी है और कहाँ है? और इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? क्या हो गया है? अगर आज तू कॉल्स या मैसेजेस का जवाब नहीं देती ना, तो मैं तो वहीं पर आकर पहुंच जाती। हे भगवान, चलो अच्छा ही हुआ जो मैंने इसका कॉल उठा लिया आज, वरना कल तो ये मुंह उठाकर टपक पड़ती यहाँ पर। अरे अंजलि, क्या तू भी? दरअसल हम सब लोग गांव आए हैं। गांव में सागर के चचेरे भाई की शादी है ना, इसीलिए। और इसके चलते मैंने फोन पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया ना, इसीलिए तुझे रिप्लाई ही नहीं कर पाई। ओ, तो तुम सब गांव गए हो क्या यार? मुझे भी बता देती तो मैं भी वहां पर आ जाती ना। तेरी ससुराल वालों के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में। समझ सकती हूँ मैं। अच्छा चल, मैं अब रखती हूँ फोन, मुझे कुछ काम याद आ गया है। बाद में करती हूँ मैं तुझे फोन, ठीक है ना? अरे लेकिन प्रिया। उतने में प्रिया कॉल कट कर देती है। अब तो ये यहाँ पर आएगी ही नहीं, बेशरम कही की। दिमाग की दही करके रख दी है इसने तो सच में। अगर मेरी कोई सगी बहन होती ना, तो वो भी मेरे ससुराल में इतना नहीं घुसती जितना कि ये घुसना चाहती है। लेकिन अब तो तू दूर ही रहे बहन। फिर अंजलि अपने घर पर ही रहती है। बस प्रिया और उसके ससुराल वाले जल्दी से वापस आ जाए, क्योंकि उनके बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा। वहां जाकर उन सबका ध्यान रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर एक सुबह, अरे प्रिया बहू, ये अंजलि कहाँ पर है? आज से 6 दिन हो गए और वो आई ही नहीं, वरना हर 2 दिन में वो आती ही रहती है ना। हाँ भाभी, कहाँ पर है अंजलि? दरअसल वो अपने किसी काम के चलते बाहर गई है, और अब तो वो कुछ दिनों के बाद ही लौटेगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन उसे बता देना बहू कि मैं उसे याद कर रही हूँ, क्योंकि वह जब भी घर में आती है तब तो वक्त का पता ही नहीं चलता। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। अब प्रिया अपने ससुराल में काफी शांति से रहने लगती है। अरे माँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। वरना वो अंजलि घर में जब भी आती थी ना, मुझे तो बहुत चिड़चिड़ होती थी। सही किया तूने, और भगवान करे कि तू ऐसी ही खुश रहे।
और हर बुरी नजर से बचकर रहे। हाँ माँ, बस ऐसा ही हो। तू चिंता मत कर बेटा, ऐसा ही होगा। अब तू अपने ससुराल को अच्छे से संभाल, कोई कमी मत रख और सबके दिलों में एकदम पक्की जगह बना ले। फिर प्रिया अपनी माँ की कही बातों पर ध्यान देकर अपने ससुराल के सारे काम बहुत अच्छे से मन लगा के करती है। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि तभी एक दिन अचानक से अंजलि सागर और धर्मेंद्र को मार्केट में देख लेती है। अरे, ये तो धर्मेंद्र अंकल और सागर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो गांव गए थे ना, लगता है ये गांव से वापस आ गए। लेकिन इसके बारे में प्रिया ने मुझे बताया क्यों नहीं? सागर, सागर रुको तो। अंजलि सागर को आवाज लगाकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। अब तो मैं सीधे घर पर ही जाऊंगी। फिर अंजलि बिना कुछ बोले प्रिया के ससुराल जाती है और अंजलि को वहां पर देखकर प्रिया एकदम हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये यहाँ पर कैसे आ गए? अब मैं क्या करूं? कहीं इसने सबको सब बता दिया तो? अरे अंजलि बेटा, तुम आओ ना बेटा। कैसी हो अंजलि? और कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? जिस काम के लिए तुम बाहर गई थी वो काम हो तो गया ना? काम? कैसा काम महक? अरे भाभी तो बता रही थी कि तुम किसी काम के सिलसिले में बाहर गई हो और कुछ दिनों के बाद ही वापस लौटोगी। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब क्या है प्रिया? मैं तो यहीं पर थी। उल्टा प्रिया ने तो मुझे ये बताया कि आप लोग गांव गए हो। क्या? अरे हम लोग कहीं भी नहीं गए, यहीं पर है। इसका मतलब प्रिया ने आप लोगों से और मुझसे दोनों तरफ से झूठ बोला है। प्रिया बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसा क्यों किया तूने? माँ जी, वो मैं। प्रिया बहुत घबरा जाती है। बोलिए भाभी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अरे माँ जी, आप तो जानती हो ना कि आजकल कितनी सारी घटनाएं बढ़ रही है और लड़कियों का बाहर निकलना कितना खतरनाक साबित हो रहा है। और अंजलि, ये तो बार बार यहीं पर आती रहती है, इसीलिए इसकी चिंता के चलते मैंने इसे और आपको दोनों को भी झूठ बोला, जिसके चलते ये यहाँ पर आ ही ना पाए। ओफो प्रिया, तू भी ना, इतनी बुद्धू है। अरे बाबा, मेरा घर क्या कोसों दूर नहीं है और मैं थोड़ी ना देर रात में यहाँ पर आती हूँ। और अगर रात हो भी गई तो मैं सागर को बोल देती हूँ ना कि वो मुझे घर छोड़ दे। देख बहू, तूने जो भी सोचा है सही सोचा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंजलि यहाँ पर नहीं आएगी। अंजलि यहाँ पर जरूर आएगी और डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो बेटा, तुम जब भी यहाँ पर आओगी हमारे पहचान वाले गुड्डू भैया के ऑटो में आना। वो तुम्हें लेने भी आएंगे और छोड़ने भी जाएंगे। हाँ आंटी जी, अगली बार से मैं यही करूंगी। और शुक्रिया आंटी। देखो अंजलि, अब जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो मैं तुम्हें दिन भर बाहर जाने नहीं दूंगी। चलो, मैं तुम्हें अपने हाल ही में खींचे हुए फोटोज दिखाती हूँ। ठीक है महक, चलो। इस तरह प्रिया की चाल नाकामयाब हो जाती है और अंजलि घर में आ ही जाती है। क्या? फिर क्या हुआ? फिर मैंने जैसे तैसे करके मामला संभाल ही लिया और बहुत झूठ बोला कि मुझे अंजलि के अकेले आने जाने की चिंता होती है, इसलिए मैंने दोनों तरफ से यह झूठ बोला। हे भगवान, अब तो गुड्डू भैया से कहकर वो जब चाहे यहाँ पर आ जा सकती है। और अब तो वो मेरी भी नहीं सुनने वाली, क्योंकि माँ जी और तुम्हारी बहन को दोनों को उसका आना बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान। अब सागर अपना सर पकड़ लेता है। ऐसे ही एक सुबह अंजलि सविता को पार्क में मिल जाती है। अरे अंजलि बेटा, तुम यहाँ पर? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आंटी। क्या बात है बेटा, यहाँ आजकल के नौजवान देर रात तक सोते हैं, वही तुम सुबह 7 बजे यहाँ कसरत करने आती हो। बहुत खूब बेटा। शुक्रिया आंटी, वो मुझे सुबह का समय बहुत पसंद है। मानो सुबह सुबह हवा में अलग ही ऊर्जा होती है। वो बात तो है बेटा,
बातें करते करते अंजलि और सविता घर तक पहुंच जाते हैं और सुबह सुबह अंजलि को घर पर आए देखकर प्रिया का माथा और फिर जाता है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, क्या कर रही है तू? वो मैं नाश्ता बना रही थी अंजलि। चल, अब मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं अंजलि, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता बना लूंगी। अरे बाबा, मैं कर देती हूँ ना तेरी मदद, क्या हो जाएगा उसमें? मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू जाकर बैठ जा। क्या तू भी प्रिया? मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। फिर उसी दिन नहाते वक्त सागर अपना टॉवेल लेना भूल जाता है और वो प्रिया को आवाज लगाता है, प्रिया, प्रिया मेरा टॉवेल दे दो। अब ये प्रिया तो काम में बहुत व्यस्त है, एक काम करती हूँ, मैं ही दे देती हूँ उसे। फिर अंजलि सागर को टॉवेल देने जा ही रही होती है कि उतने में वहां पर प्रिया आ जाती है। अरे रुक जा अंजलि, ये तो क्या करने जा रही थी? अरे प्रिया, वो मैं तेरे कमरे के पास से गुजर रही थी और सागर की आवाज सुनाई दी तो उसे टॉवेल देने चली आई। देख अंजलि, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। और आइंदा से हमारे कमरे में बिना बताए मत आया कर। अब जा यहाँ से। पर प्रिया, मैंने कहा ना जा यहाँ से। अरे थोड़ी तो शर्म रख, बेवकूफ कहीं की। अच्छा ठीक है, जाती हूँ मैं। फिर अंजलि कमरे के बाहर चली जाती है और प्रिया अब इसी तरह बात बात पर अंजलि को टोकती ही रहती है और उसे एक प्रकार से ये समझाने की कोशिश करती है कि वो सब उसका काम है ही नहीं। फिर एक दिन, अरे बहू, आज मैंने अपने कमरे की अलमारी साफ की और तब मुझे यह खानदानी गहनों का छोटा सा संदूक मिला। इसमें सारे खानदानी गहने हैं जो मेरी सास ने मुझे दिए थे और अब ये गहने तेरे हुए। अरे वाह माँ जी, ये गहने तो बहुत खूबसूरत है। हाँ बहू, और ये तुझ पर खूब जचेंगे। और जब तेरी बहू आएगी तब ये गहने तो उसे दे देना। ये रस्म पीढ़ियों से चली आ रही है हमारे खानदान में। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इन गहनों को मैं अपने पास सहेज कर रखूंगी। तभी वहां पर अंजलि आती है। वाव, खानदानी गहने। अरे अंजलि तुम? अरे आंटी जी, कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन आने वाला है और मुझे भी इसमें से कुछ चाहिए। फिर वो एक छोटी सी बाली भी चलेगी। लेकिन अंजलि, ये गहने तो खानदानी गहने हैं और इन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। अरे क्या बहू, तू भी दे देना इसमें से एक गहना, मेरी तरफ से तोहफा समझ कर दे दे। पहली बार अंजलि ने अपने मुंह से कुछ मांगा है और इतना मांगकर उसे कुछ भी ना देना, ये तो हमें शोभा नहीं देता ना। पर माँ जी, दे दे बहू, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे गांव में एक फोन करना था, मैं अभी आई। इतना कहकर सविता बाहर चली जाती है। अरे तू अब मुंह क्या देख रही है? देना मेरे हिस्से का गहना। बस कर अंजलि, बहुत हुआ तेरा। ये गहने मेरे हैं और इन पर केवल मेरा ही अधिकार है। मैं किसी भी हालत में ये गहने तुझे बिल्कुल नहीं दूंगी, फिर चाहे तुझे अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे प्रिया, तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है और इतना गुस्सा क्यों हो रही है तू? देख अंजलि, मैं बिल्कुल सही बर्ताव कर रही हूँ। तुझे अगर कुछ और चाहिए तो मांग ले, लेकिन मैं मेरे हक का कोई भी सामान तुझे नहीं देने वाली। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है और उसका ये बर्ताव देखकर अंजलि को भी अब बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और अब अंजलि वहां पर आती ही नहीं। लगता है अंजलि को मेरी बात का गुस्सा आया है। आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मेरे लिए तो अच्छा ही है कि कम से कम उसका यहाँ पर आना बंद तो हुआ। फिर अगले दिन अचानक से गांव में प्रिया की मौसा जी का देहांत हो जाता है, जिसके चलते उसे अपनी माँ वंदना के साथ आखिरी समय पर गांव निकलना पड़ता है। और गांव जाने के बाद जब वो सागर को कॉल करती है, तभी यहाँ का माहौल तो काफी शांत हो गया है सागर। अब तो मैं 2 दिन बाद ही वहां पर आ पाऊंगी।
लेकिन वहां घर में सब कैसा है? सब लोग ठीक तो है ना? अरे कहाँ सब ठीक है प्रिया, तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये अंजलि यहाँ पर आ गई है और दिन रात यहीं पर रहती है। क्या? ये सुनकर प्रिया अब चौंक जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जादू टोने से सम्मोहित प्रतीक पूरी तरह राहुल का मुंह तकिए से दबाने जाए उससे पहले ही वहां पर नव्या आ जाती है और वो उस पर गंगाजल छिड़कती है। भाभी, नव्या, प्रतीक, तुम दोनों इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राहुल, मुझे मायके में रहकर बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे लगा ही था कि रात को कुछ ना कुछ हो सकता है और यहाँ आने पर मैंने देखा कि प्रतीक सम्मोहित होकर तुम्हारा मुंह तकिए से दबाने जा रहा है। क्या? हे भगवान, अच्छा हुआ भाभी जो आप सही समय पर यहाँ पर आ गई और आपने मुझ पर गंगा जल छिड़का और आज आपकी ही वजह से भैया की जान भी बच गई। हाँ नव्या, सच में ये जो कोई भी है उसका जादू टोना कुछ ज्यादा ही भयानक होते जा रहा है। हाँ राहुल, और मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने उस दिन धागा जानबूझकर निकाला था ताकि मैं रात में सम्मोहित होकर उस व्यक्ति के पास जाऊं जो जादू टोना कर रहा है। मैंने माँ को बोला था कि आप मेरा रात में पीछा करना और मुझ पर गंगाजल छिड़कना ताकि हम दोनों रंगे हाथ उस व्यक्ति को पकड़ पाए। लेकिन माँ तो उस रात घोड़े बेचकर सो रही थी और मैंने माँ जी की साड़ी उस व्यक्ति को दे दी। हाँ भैया, भाभी की बात से मैं सहमत हूँ। जो कुछ भी हुआ है उसमें भाभी की कोई भी गलती नहीं थी। एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने हमारी जान बचाने के लिए ही ये सब किया है और माँ की मौत के पीछे भी उस व्यक्ति का ही हाथ है जो ये जादू टोना कर रहा है। हाँ राहुल, और इस समय हम पांचों को एक साथ होना बहुत जरूरी है। वो जो कोई भी है वो हम पांचों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब हम सबको एक साथ ही रहना चाहिए। ठीक है नव्या, मैं समझ सकता हूँ और मुझे भी माफ कर दो। माँ की जाने के गम में मैं कुछ भी समझ नहीं पाया और गुस्से में आकर मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। और तुम सही कह रही हो नव्या, हम सबको साथ में ही रहना चाहिए क्योंकि एकता में बल होता है और हम सब एक होकर इस जादू टोने का खात्मा करके ही रहेंगे। तभी नव्या की नजर प्रतीक के हाथ पर जाती है और वो देखती है कि उसके हाथ में से वो रक्षा धागा फिर से टूट चुका है। क्या? लेकिन ये कब टूटा? मैंने तो इसे निकाला भी नहीं। सोने से पहले तो ये मेरे हाथ में ही था। तभी राहुल अपने फोन में घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। ये क्या? ये मास्क वाली लड़की खिड़की से आई है और इसने प्रतीक के हाथ से धागा काटा है। क्या? बाप रे, उसने ये सब इसीलिए किया ताकि वो देवर जी को सम्मोहित करे और इनके हाथों से तुम्हारी जान ले ले। राहुल, हाँ नव्या, तुम्हारा कहना एकदम सही है। और प्रतीक, तुम चिंता मत करो, पूजा घर में मैंने धागे बचा कर रखे थे, मैं अभी लाती हूँ उन्हें। फिर नव्या उन धागों को लाकर फिर से प्रतीक के हाथ में बांध देती है। अब ठीक है, अब वो इसे नहीं निकाल पाएगी क्योंकि अब हम सब साथ रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हाँ भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस हादसे के बाद से वो पांचों एक ही घर में रहने लगते हैं। किसी भी बाबा को हवन या पूजा करने के लिए कह दिया तो वो या तो मना कर देगा या फिर वो मास्क वाली लड़की अपने जादू टोने से उन्हें तकलीफ देगी। उससे अच्छा तो यही होगा कि हम खुद घर में हवन करें। हाँ माँ, वैसे भी हमें मंत्र जाप करना आता ही है। फिर वो पांचों लोग साथ में बैठकर हवन करते हैं और ये देखकर मास्क वाली लड़की बहुत गुस्सा होती है। नहीं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे तो मेरा जादू टोना कुछ काम ही नहीं करेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी कुछ ही देर बाद में अचानक से वहां पर एक छिपकली आ जाती है और उससे डरकर कस्तूरी उठ जाती है। नहीं, बचाओ, छिपकली,
छिपकली है वहां पर। हाय दैया, अरे बचाओ कोई मुझे। कस्तूरी के उठने के कारण बाकी चारों भी उठ जाते हैं और पूजा में भंग हो जाता है, जिस कारण हवन की अग्नि बुझ जाती है। क्या माँ आप भी, पर एक मामूली सी छिपकली के कारण आपने इतना हंगामा मचा दिया। देखिए, अब आग भी बुझ गई। कस्तूरी, तुम्हें तो बस हमेशा गड़बड़ करना ही आता है। माफ करना मुझे, लेकिन मैं छिपकली से बहुत डरती हूँ। तुझे तो पता ही है ना नव्या। तभी अचानक से वहां की लाइट बंद चालू होने लगती है। हे राम जी, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। नव्या, मेरी तो जान ही निकले जा रही है। आज तक मैंने तो ये सब फिल्मों में होते हुए देखा था, लेकिन आज तो ये सब हमारे साथ हो रहा है और इसे देखकर तो मेरा जी बहुत घबरा रहा है। घबराइए मत देवर जी और हिम्मत मत हारिए। तभी अचानक से राहुल, गिरीश और प्रतीक तीनों सम्मोहित होकर घर से बाहर जाने लगते हैं। माँ, इन्हें देखो, ये तीनों अजीब तरीके से चल रहे हैं। हाँ बेटी, लगता है ये तीनों सम्मोहित हो गए हैं और वो मास्क वाली लड़की इन्हें अपने पास बुला रही है। नहीं माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल, देवर जी, पापा, रुक जाइए। नहीं नव्या, ये तीनों हमारी आवाज नहीं सुन पाएंगे। हाँ माँ, हमें इनका पीछा करके इन्हें रोकना होगा। गंगा जल लीजिए और चलिए जल्दी से। हाँ नव्या। वो दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पैर आगे ही नहीं बढ़ते। नव्या, हमारे कदम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? लगता है जादू टोने के कारण हमारे पैर जम गए हैं। अब हम क्या करेंगे माँ? नव्या और कस्तूरी बेहद डर जाती है। देख बेटी, हम दोनों के पैर जादू टोने के कारण थम गए हैं, लेकिन मुंह तो है ना। चल जल्दी से हनुमान चालीसा बोल। हनुमान जी की शक्ति के आगे यह जादू टोना कुछ नहीं है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चाली के जाप के कारण उन दोनों के पैर छूट जाते हैं और वो दोनों भागते हुए उन तीनों के पास चली जाती है और उन तीनों पर वो गंगाजल छिड़कती है, जिसके बाद वो तीनों फिर से होश में आते हैं। हम तीनों यहाँ पर इस बीच रास्ते में कहीं हम तीनों सम्मोहित तो नहीं हुए थे ना? हाँ दामाद जी, आप तीनों सम्मोहित होकर जा रहे थे और जब हम दोनों ने आप तीनों का पीछा करने की कोशिश की तब तो हमारे भी पैर जम गए थे, लेकिन हनुमान चालीसा बोलने के कारण हम आगे बढ़ पाए। लेकिन ये सब आखिर हो क्या रहा है? अभी तो हमारे हाथ में भी धागा है, फिर ये सब क्यों हो रहा है? इसका साफ मतलब यही है कि वो लड़की अपने जादू टोने को समय के साथ साथ और भी ज्यादा ताकतवर कर रही है, ताकि वो हमें पूरी तरह बर्बाद करे और उसमें वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरे और मेरे परिवार के साथ हो रहा है। जो भी हो, अब हमारा घर पर या फिर किसी और जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए हमें मंदिर जैसी पवित्र जगह पर रुकना चाहिए। वहां पर उस लड़की का जादू टोना कुछ काम नहीं करेगा। पता नहीं वो लड़की हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, आखिर उससे हमारी क्या दुश्मनी है? हाँ भैया, हमारे और भाभी के परिवार के किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, फिर भी हमारे साथ ये सब हो रहा है। फिर वो सब एक मंदिर चले जाते हैं और उधर वो मास्क वाली लड़की और ज्यादा गुस्सा और परेशान हो जाती है। ये लोग खुद को बहुत होशियार समझ रहे हैं ना। अब देखना, अब तो तुम लोगों को मैं मार कर ही रहूंगी। अब तो मेरा बदला जल्द से जल्द पूरा होगा। फिर कुछ ही देर बाद मंदिर में वो पांचों भी सो जाते हैं और तभी अचानक से प्रतीक को एक कॉल आता है और वो कॉल मास्क वाली लड़की ने ही किया होता है। हेलो प्रतीक, मुझे बचाओ प्रतीक, प्लीज बचाओ मुझे। लेकिन तुम बोल कौन रही हो? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ती हूँ प्रतीक, और मैं तुम्हारे घर के पास में ही हूँ और तुम्हारा नंबर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में से लिया है। यहाँ पर कुछ शराबी गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं प्रतीक,
प्लीज जल्दी से बाहर आओ और बचाओ मुझे। क्या? हे भगवान, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ वहां पर, और तुम डरना मत। ठीक है प्रतीक, जल्दी आओ। प्रतीक अब मंदिर की दहलीज पार कर देता है और वो सम्मोहित हो जाता है, और सम्मोहित होकर वो सीधे मास्क वाली लड़की के पास पहुंचता है। बहुत खूब, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गए। ये लो, ये लड्डू का प्रसाद, कल अपने घर वालों को दे देना। अब जाओ यहाँ से। ठीक है। फिर प्रतीक वो प्रसाद लेकर वापस मंदिर पहुंचता है। बेवकूफ कहीं का, अभी एक जादू टोने से अभिमंत्रित प्रसाद को खाकर गिरीश, प्रतीक और राहुल तीनों भी मंदिर में रहकर भी मेरे जादू टोने से सम्मोहित हो जाएंगे और सीधे मेरे पास चले आएंगे। इस प्रसाद का नव्या और कस्तूरी पर कुछ असर नहीं होगा, लेकिन वो दोनों अपने तीनों घर वालों को बचा नहीं पाएगी। उन दोनों माँ बेटी ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब उनकी बर्बादी भी नजदीक है। फिर अगली सुबह प्रतीक सभी को वो अभिमंत्रित प्रसाद देता है। अंकल आंटी, ये प्रसाद लीजिए, और भैया भाभी आप भी खाइए इसे। अरे वाह प्रतीक, ये लड्डू तो काफी स्वादिष्ट है, लेकिन मंदिर में अभी तक पंडित जी आए भी नहीं, तो तुझे ये प्रसाद कहाँ से मिला? हाँ देवर जी, वो दरअसल मुझे ये प्रसाद पंडित जी ने ही दिया है, और अब वो सुबह की पूजा का भोग प्रसाद लाने वापस घर पे गए हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो जब यहाँ पर आए थे तब हम सब सो रहे थे। हाँ आंटी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता कि प्रतीक ये सब झूठ बोल रहा है। और उस प्रसाद को खाने के कुछ ही देर बाद नव्या और कस्तूरी दोनों देखती है कि गिरीश, प्रतीक और राहुल तीनों फिर से मंदिर के बाहर जा रहे हैं। अरे नहीं, अभी 2 मिनट पहले तो ये तीनों एकदम ठीक थे, लेकिन अब इन्हें क्या हो गया? ये कहाँ निकल लिए? अरे माँ, ये तीनों फिर से अजीब तरीके से चल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे सम्मोहित होने के बाद चलते हैं। लगता है इन पर जादू टोने का असर हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? हम तो मंदिर में हैं, और उसके बाद भी ये तीनों सम्मोहित कैसे हो सकता है? वो इसीलिए माँ, क्योंकि अभी अभी एक औरत मुझे बोली कि पंडित जी की तबीयत खराब होने के कारण आज दूसरे पंडित जी देर से आएंगे। इसका मतलब प्रतीक ने हमसे झूठ बोला? हाँ माँ, शायद उस प्रसाद में ही कुछ गड़बड़ रही होगी। लेकिन ये कैसे संभव है बेटा? और इसका असर हम पर क्यों नहीं हुआ? ये सब सोचने का समय नहीं है माँ। हमें उन तीनों का पीछा करना होगा और उन्हें कल रात की तरह फिर से रोकना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और हम उन तीनों को खो देंगे माँ। नहीं नव्या, चुप चुप बोल बेटी, कुछ नहीं होगा उन तीनों को। फिर कस्तूरी और नव्या उन तीनों के पीछे भागती है और वो तीनों एक घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर वो मास्क वाली लड़की होती है। आज तुम तीनों की जान नहीं बचने वाली। चलो जल्दी से इस मेज पर रखी जहर की शीशियां उठाओ और पी लो जहर। ठीक है। जल्दी से मेरे आदेश का पालन करो, जल्दी पी लो इसे। वो तीनों जहर पीने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर कस्तूरी और नव्या पहुंच जाती है। रुक जाओ, आप तीनों ये जहर नहीं पिएंगे। तुम दोनों, मास्क वाली लड़की, बस बहुत हुआ तेरा, तू अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने दिनों से जीना दुश्वार कर रखा है तूने हमारा, जरा हम भी तो देखें कि आखिर तू है कौन। नव्या, हटा इसका नकाब। फिर नव्या उस लड़की का मास्क हटाती है और वो उसका चेहरा देखकर एकदम चौंक जाती है। तुम हो जो ये सब कर रही हो? मुझे लगा ही था कि ये सब इसने ही किया होगा। आखिर कौन है ये लड़की? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।